क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का। इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। यानी शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा दें कि बच्चे समस्या समाधान करता बने, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो लाइफ में आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, और अगर आपको कुछ नया इनोवेट करना है, बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है, कोई इकोनॉमिस्ट बनाना है, किसी और फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स में क्यों ना जाना हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, अगर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो डिपेंडेंट रहेगा सब पे। प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? अब बच्चा इसमें एक्टिव है, ये एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य है, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे वाइगोत्स्की दोनों इसकी बात करेंगे अपने अपने तरीके से। तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक्वायर करे, इसके लिए टीचर शुड एनकरेज व्हाट? वर्बलाइजेशन, यानी मौखिकीकरण। भाई वो समस्या को वर्बलाइज तो कर पाए कि प्रॉब्लम है क्या, इसको बोल पाए, शब्दों में लिख पाए, प्रेजेंट कर पाए, मौखिक रूप से बता पाए, वॉट एवर, वो वर्बलाइज कर पाए, ठीक है। एंड शुड प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग। हाँ सही लग रही है बात, तो पॉजिटिव लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। देख रहे हैं कितने लोग गलत जवाब दे रहे हो आप, इसमें 50% लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। रट्टाफिकेशन मत लगाओ भाई, ये रट्टे का ही रिजल्ट है कि आप ऐसा जवाब दे रहे हो, है ना। ये फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, बाधा करता है, ये बाधा हिंड्रेंस है। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जहर है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। सरकार कहां पढ़ लिया आपने, किसने पढ़ा दिया आपको, क्या हुआ है आपके साथ, हैं? सब ठीक हो जाएगा। ये फंक्शनल फिक्सनेस कैसे ठीक लग रहा है भाई आपको? फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस आ गई, यानी आप एक ही तरीके से देख पाते हैं किसी भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम हो, मम्मी कह रही है ये फोन चलाती हो इसकी वजह से दिक्कत है, सर में दर्द है फोन की वजह से, पेट में दर्द है फोन की वजह से, ब्रेकअप हो गया फोन की वजह से, नौकरी नहीं लग रही फोन की वजह से। कई लोगों के लिए सच भी हो सकता है कि वो इतना इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहते हो, बट हर चीज का जवाब एक ही है। मेरे कहने का मतलब ये, तो जब हर चीज का जवाब एक हो जाएगा तो आप नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाइफ में नहीं ढूंढ पाएंगे। फंक्शनल फिक्सनेस है आपकी, वो क्या बोलते हैं, गरारी बोलते हैं ना उसको, एक ही चीज पे अटक गए हो आप नए तरीके सोच ही नहीं पाते हो। कोई प्रॉब्लम हो एक ही तरीके का सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है ना, कि सर में दर्द तो भी ये दवा खा लो, पेट में दर्द तो भी ये दवा खा लो। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फंक्शनल फिक्सनेस तो नेगेटिव है, बल्कि ये बाधा बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डाइवर्जेंट थिंकिंग सही था, लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हेल्प नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हो कि फंक्शनल फिक्सनेस को एनकरेज कर दें, प्रोत्साहित कर दें, तो फिर तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, फिर तो गई भैंस पानी में। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा आगे बढ़ते हैं, एनकरेज व्हाट? बिलीफ परजर्वेरेंस, यानी विश्वास दृढ़ता। विश्वास दृढ़ता सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं। बिलीफ परजर्वेरेंस का मतलब आपने एक बिलीफ बना लिया है कि ये तो ऐसे ही होता है। जितने भी लोग इतने श्योर मिलते हैं ना आपको कि उनका बिलीफ इतना श्योर है कि उनको लगता है कि ये हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा फलाना, हमारा ये सोच, ये दुनिया की आखिरी सोच है, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, मैं ही सही हूं, मैं भी सही हूं, या मैं अपने तरीके से सही हूं, इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप कह रहे हैं मैं ही सही हूं। तो ये वैसा है कि आपने एक बिलीफ को पकड़ के इतने परजर्वियर हो गए हैं कि आप नया तरीका सोचना ही नहीं चाहते प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा। रेसिप्रोकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, रेसिप्रोकल परस्पर हो सकता है, ये एक पॉजिटिव बात थी, इसमें कोई नेगेटिव नहीं था, लेकिन ये नेगेटिव है और हमें एनकरेज नेगेटिव को नहीं पॉजिटिव को करना है। फंक्शनल फिक्सनेस भी नेगेटिव है, डाइवर्जेंट तो पॉजिटिव था, चलो इसको तो कर दें एनकरेज, इसको थोड़ी करेंगे। मींस एंड एनालिसिस भी पॉजिटिव टर्म है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। मींस एंड एनालिसिस क्या है? MEA बोलते हैं इसको। मींस एंड एनालिसिस से क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ करके सॉल्व करना जानते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे तरीके अपनाएंगे, पेपर क्लियर करना है, आज ये चैप्टर करेंगे, कल ये करेंगे, टुकड़ों में तोड़ के आप एनालाइज करके सही दिशा में चल रहे हैं और पहुंच जाएंगे एक दिन। ये पॉजिटिव तरीका है। कन्वर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको दिशाओं में सोचना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन पूरी तरह से पॉजिटिव बचता है, वर्बलाइजेशन और एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी एनकरेज वर्बलाइजेशन, कि आप भाषा में उसको समझ पाओ प्रॉब्लम को अच्छे से, और दूसरा एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी समानता ढूंढ करके कोई प्रॉब्लम आपने वैसी सॉल्व की हो कभी पहले, दो चीजों में रिलेशन बिल्ड करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। तो एनालॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है, मींस एंड एनालिसिस अच्छा होता है। ये तीन चीजें अच्छी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेकिन आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, ये बिलीफ परजर्वेरेंस, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये आपको अटका देंगे, है ना। तो ये एक बात है।
इवन जो उसको लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं वो भी नेगेटिव है, कि आप बार बार इतना बार फेल हुए हैं सेम चीज करके कि अब आपको लगता है कि अब तो कभी ठीक होगा ही नहीं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा ही बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीजन क्वेश्चन करा लो, वहां पे दिल फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे पेपर में जब सवाल आएगा तो। देखो एक बार, गाने गाने आ रहे हैं इनको। असर्शन यानी अभिकथन, रीजन यानी कारण। मजाक में डांट रही हूं मैं, सीरियसली नहीं हूं, कभी आप दिल पे ले जाओ, चक्कर वक्कर आ जाए किसी को। असर्शन कथन क्या है भाई? इंक्लूजन मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज लर्न इन आइसोलेटेड सेक्शंस इन अ रेगुलर स्कूल। यानी समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, यानी वो बच्चे जो डिफिकल्टीज यानी लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर कर रहे हैं, उनको आइसोलेशन में सिखाएं एक रेगुलर स्कूल में। आइसोलेशन, अलग अलग थलग करना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुख्य धारा का मतलब है यहाँ पे रेगुलर स्कूल। हाँ, रेगुलर स्कूल, नॉर्मल स्कूल में हर बच्चे को सिखाना है। इंक्लूजन यही कहता है, चाहे स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, विजुअली चैलेंज हो, लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग डिसेबल्ड हो, हर तरह के बच्चे को आप रेगुलर स्कूल में सिखाएंगे, बट विद स्पेशल प्रोविजंस। जहां जरूरत है आप अपने मेथड में चेंजेस लाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं आइसोलेटेड वे में सिखाओ, कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, बस एडमिशन करा लो, तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एडमिशन तो दे दिया बट आपने कोई बहुत स्पेशल प्रोविजन नहीं किए बच्चों के लिए, तो वो गड़बड़ है मामला। तो ये अपने आप में बात नेगेटिव है, गलत है, इसका कोई भी सर पैर नहीं है। रीजन क्या है? कितने परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं देख लेती हूं, चलो लेट्स सी। Such a practice prepares students experiencing learning difficulties for participation in society। यानी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, अगर आप अलग थलग उनको रखोगे, आइसोलेट करोगे, सेग्रीगेट करोगे, तो ये कठिनाई महसूस कर करके बच्चे पक्के हो जाएंगे, समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार हो जाएंगे। बकवास बात है एकदम, है ना। आपको इंक्लूजन के नाम पे बच्चे को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। बोथ ANR आर फॉल्स, जो कि आप लोग यहाँ पे कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 61%, 68 हो गया है फिर अब बढ़ करके। ठीक, कि इंक्लूजन का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल है, सभी के लिए शिक्षा है, और जरूरत पड़ने पे आपको अपने मेथड्स में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने स्कूल के सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। ना कि ये है कि बच्चे को बस आइसोलेशन में एडमिशन दिला दिया, अब बच्चा बैसाखी से आता है या व्हील चेयर से आता है और उसकी क्लास रख दी 3rd फ्लोर पे, ना आपके स्कूल में लिफ्ट है, ना आपके स्कूल में रैंप है। तो ये टॉर्चर है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो जस्ट आइसोलेशन में उसको एडमिशन दे दिया। जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसकी नीड्स को भी आपको फुलफिल करना है, मेथड्स को भी बदलना है अपने। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो स्कीमा है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है ना, जो ओल्ड नॉलेज है, बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, जब बच्चे उसमें अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, कि जो नया एक्सपीरियंस आ रहा है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं हो पा रहा, तो दे एक्सपीरियंस व्हाट, यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है ना। मन में मान लिया किसी को ईश्वर, वो कह रहा है अरे कौन हो यार तुम, मैं तो जानता भी नहीं हूं। आपने अपने किसी स्टार को, किसी हीरो को, कुछ भी बना लिया, आपने कहा हीरो वर्शिप कर ली कि अब तो शाहरुख खान ही है, शाहरुख खान एक दिन मिले, आपने कहा अरे सरकार आप तो, मैं तो आपको मन में भगवान मान के बैठा हूं कि भाई तू है कौन के पता नहीं। अब क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम, जैसे फैन मूवी में वो दिखाया भी गया है ना, कि मतलब जो आपने मन में रियलिटी बनाई है, मन में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं और जो बाहर के मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आपने या बच्चे ने बिल्ली को देख करके कुत्ता कह दिया, अब ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा ही नहीं है। तो अब ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। कोई कहेगा बेटा ये बिल्ली नहीं होती, ये तो कुत्ता है, ये तो भौं भौं भी नहीं करती, या ये तो भौं भौं करता है, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है असंतुलन, जो ब्रेन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो स्कीमा है और जो बाहर इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस में नहीं है। तो अब यहां पे क्या हुआ है? कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है उसमें नए अनुभव को नहीं समझ पा रहा बच्चा, क्योंकि उसके पास उसका स्कीमा ही नहीं है। तो अब या तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, एंड अडेप्टेशन रिजॉर्ट टू, यानी अडेप्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा नया स्कीमा बनाने के लिए। अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड करना, और जैसे आपके ब्रेन में डॉग का स्कीमा है और आपने डॉग की कोई नई ब्रीड ऐड कर ली। एकोमोडेशन है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करना पुराने स्कीमा में, कि आपने देखा किसी बिल्ली को गलती से डॉग कह दिया तो आपने वो करेक्ट किया, तो आपने एकोमोडेट किया। ठीक है ना, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा और अडेप्टेशन लगेगा। अगर आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो पहले से मानसिक संरचना है वो नए ज्ञान को या जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आई है उसको ऐड करने में या पहचानने में असमर्थ है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा पहले तो, क्योंकि जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही, जो बाहर की दुनिया है और आपके दिमाग की दुनिया है दोनों बैलेंस में नहीं है।
ठीक, अडेप्टेशन क्या है? अब आपको अडेप्ट करना होगा। हाँ भाई, शाहरुख खान नहीं जानता मुझे, क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, वो फैन मूवी में जो वो फैन था उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये अडेप्टेशन वैसा ही है कि कोई बात नहीं, अच्छा ये मैंने गलती से इसको बिल्ली बोल दिया था, ये तो कुत्ता है, तो अडेप्ट कर लेंगे आप, या तो नया स्कीमा बनाएंगे या फिर पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। जब आप मॉडिफाई करते हैं या नया स्कीमा बनाते हैं और नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट कर लेते हैं, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। कि दाल और चावल आपके दिमाग में स्कीमा में थे, आपने मिक्स करके खाना सीखा, एसिमिलेशन है। ठीक है ना? आपके दिमाग में पहले ये था कि जो पक्षी है, एक हेलीकॉप्टर को देख के बच्चे ने बर्ड बोल दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बर्ड का ही स्कीमा है। अब वो चेंज करेगा जब कोई उसे बताएगा कि डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। पहले तो कि उसने बर्ड बोल दिया एक हेलीकॉप्टर को, ये बर्ड तो नहीं है, इसका मतलब जो दिमाग में सेटअप है वो मैच नहीं कर रहा बाहर की रियलिटी से। फिर कोई बताएगा कि ये बर्ड नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, इससे अलग होता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा? अब वो एकोमोडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा पुरानी इंफॉर्मेशन को। जस्ट ऐड कर लिया तो एसिमिलेशन है, मॉडिफिकेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ तो एकोमोडेशन है। और ये दोनों आते किसके अंदर है? अडेप्टेशन के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम तो ठीक है, बट इंटरनलाइज नहीं करेगा, यहां पे भरना दिमाग में कोई भी प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। अडेप्टेशन ठीक था, बट डिसोनेंस नहीं है। डिसोनेंस यहां पे कोई भी सेंस बनाता नहीं है पियाजे की थ्योरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने % लोगों ने सही दिया है? ठीक है, मतलब आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं।